और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से है ये, साइलेंट एपिडेमिक्स आर इक्वली डेडली बट आर नेग्लेक्टेड बाय पॉलिसी मेकर्स कमेंट। तो हमें ये देखना है कि मूक महामारी भी समान रूप से घातक है लेकिन नीति निर्माताओं के द्वारा इन्हें ये उपेक्षित हैं, इस बारे में टिप्पणी करनी है। तो ये भी हम जो है द हिंदू के एक आर्टिकल से डिस्कस करेंगे जहाँ पर जो है पैंडमिक के से उबरने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, तो वहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या आप कोई आंसर चेक कराना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल @सिविल्स तैयारी को ज्वाइन कर सकते हैं, @सिविल्स तैयारी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है इवैल्यूएट करके दे दिए जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसीलिए हिचकिए नहीं, अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए जिससे कि आपको मेंस के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डाउन टू अर्थ से लेंगे, तो ये डाउन टू अर्थ से आर्टिकल है कोविड-19 मूविंग फ्रॉम फ्लैटनिंग द कर्व टू ए पैंडमिक रिसिलिएंट नेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक अभी ऐसे नेशन में उभर के आए हैं जिसने कर्व को थोड़ा फ्लैटन किया है। अब हमारा मूवमेंट फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व से लेकर के पैंडमिक रिसिलिएंट नेशन की तरफ होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे टेकअवेज हैं, बहुत अच्छे सजेशंस हैं जिनको आप वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, भारत को ना विश्व लेवल पर बहुत अच्छा जो है तारीफ़ मिली है, क्योंकि हमारे जो है 130 करोड़ की जनता है और उसके बावजूद हमने काफ़ी जो है लो रखा है रेट्स इन्फेक्शन का। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ से हमने एयरलिफ्टिंग की थी अपने सिटीजन्स की, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की थी, वीज़ा और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था, फिर 3 वीक का जो है लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन 1, और वो अभी भी जारी है। ये जो 3 वीक का लॉकडाउन किया था उसको बार बार जो है एक्सटेंड कर दिया गया और टेस्टिंग भी इंक्रीज़ कर दी गई है। आज के ही न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि हमने जो है 1 बिलियन का टेस्टिंग मार्क क्रॉस कर लिया है। उसके अलावा एक ऐप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका नाम है आरोग्य सेतु, जिसके अंदर कुछ फीचर्स थे जो कोविड-19 की रिस्क को यूज़र को बताता है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टूल्स भी हैं, सेफ्टी टिप्स हैं और कोविड-19 की अपडेट्स हैं आरोग्य सेतु ऐप में। तो हमारा जो प्रोसेस रहा इस लॉकडाउन का, ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं था, क्योंकि इंटरनल माइग्रेशन की एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि सडन लॉकडाउन हो गया। उससे जो माइग्रेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखनी पड़ी थी, और इस बारे में हम कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं और एक और आर्टिकल में हम करेंगे भी आज। तो हम माइग्रेंट की जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स है इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखिए, कुछ रिलैक्सेशंस लॉकडाउन में भी बोले गए हैं, मतलब आज से रिलैक्सेशंस बिगिन हो जाएंगे। और अब हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हम उस स्टेज में कैसे मूव करें जहाँ पर जो स्प्रेड है उसको पूरी तरह से न केवल रोका जा सके, बल्कि जो एक नॉर्मलेंसी है वो रिटर्न हो सके और हम एक पूरी तरह से फंक्शनल नेशन के रूप में उभर के सामने आए। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल सारी मोस्ट ऑफ दी नेशन जो है वो लॉकडाउन में है, अभी भी हम लॉकडाउन में हैं। तो हम अभी फंक्शनल नेशन के रूप में अभी नहीं है, तो हमें फंक्शनल नेशन के रूप में कैसे आना चाहिए और डिजीज़ को स्प्रेड होने से कैसे रोकना चाहिए, इसका एक रोड मैप होना चाहिए। तो नेशन क्या है, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक टॉल को नहीं अफोर्ड कर सकता है। अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, अगर हम जो है कंटिन्यू घर पे ही बैठे रहें, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बहुत हाई हैं और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत हाई हैं। तो इतनी सारी वर्कफोर्स, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सभी चीज़ें अभी सस्पेंडेड मोड में हैं। इसका जो रिपरकशंस होंगे, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे कि हम धीरे धीरे नॉर्मलेंसी की तरफ बढ़ें, और इसमें जो है एडेप्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर हमें जो है कुछ चीज़ें जो है करके सीखनी होंगी, क्योंकि हम जो है पहली बार इस तरह का रोड मैप कर रहे हैं, पहली बार हमारा ये एक्सपीरियंस है जहाँ पर हमने इतनी लंबे टाइम तक इकोनॉमी को लॉकडाउन करके कर रखा हो, और उसके बाद जब हम नॉर्मलेंसी की तरफ बढ़ेंगे तो ये पहला एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए हम करके सीखेंगे। तो जल्दी से रिटर्न करने के लिए एक
बहुत हमें जो है क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी और बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करनी होगी। तो इस संदर्भ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट का नाम था रोड मैप टू पैंडेमिक रेसिलियंस, और ये जो रिपोर्ट थी ये 20 अप्रैल को रिलीज़ की गई थी और ये यूनाइटेड स्टेट्स पर फोकस की गई थी। बट इस रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें तो इसमें से बहुत सारे स्टेप्स जो है इंडिया के लिए भी रेलेवेंट हैं और वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि हम इंडिया को भी एक पैंडेमिक रेसिलिएंट नेशन बना सकें। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि नॉर्मलेंसी को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सिटीजन्स होने चाहिए वो रेसिलिएंट होने चाहिए और इकनॉमी हमारी रेसिलिएंट होनी चाहिए। उसके अलावा एक फंक्शनल एक्सचेंज होना चाहिए लोगों के बीच में और गुड्स के बीच में, मतलब हम आसानी से इधर उधर मूव कर सकें, तो इसी को हम फंक्शनल एक्सचेंज कहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है कि कभी भी आप किसी पैंडेमिक से उबरना चाहें तब तक नहीं उबर सकते जब तक आपके अंदर भय ना हो, और भय तब खत्म होता है जब अच्छे से टेस्टिंग हो रही हो, ट्रेसिंग हो रही हो और सपोर्टेड आइसोलेशन हो। तो इसको हम TTSI बोलेंगे, टेस्टिंग ट्रेसिंग सपोर्टेड आइसोलेशन। हमने TT तो पहले ही पढ़ा था, टेस्टिंग और ट्रेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्टेड आइसोलेशन मतलब गवर्नमेंट जो है आइसोलेशन को सपोर्ट करे, और रेस्ट्रिक्टिव लॉकडाउन जो अभी लगे हुए हैं इनको ईज़ करना होगा, और इसके ईज़ करने के लिए बहुत मासिव स्केल पर हमें टेस्टिंग करनी होगी, अप स्केलिंग करनी होगी टेस्टिंग की। एक स्टडी ICMR के द्वारा रिलीज़ की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं अप स्केलिंग करने के लिए, मतलब टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये टीम रिलाई करती है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को एक साथ जुड़ करके, फैसिलिटीज़ को एक साथ जो है क्लब करके टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। इसमें जो है टेस्टिंग वर्कफोर्स के नंबर ऑफ़ आवर्स भी बढ़ने होंगे, और टेस्टिंग की जो मेथडोलॉजी होगी वो भी हमें जो है बेहतर करनी होगी, जिससे कि हम टेस्टिंग को इंक्रीज़ कर सकें। दूसरा क्या है कि डेली टेस्ट ज़रूरी होंगे फेज्ड मैनर में, मतलब फेज रिलैक्सेशन के लिए हमें डेली टेस्ट देखने होंगे। और ICMR की स्टडी ये कहती है कि अगर हमें पब्लिक सेक्टर है, जो मतलब गवर्नमेंट लैब्स हैं, वो एक दिन में 1,20,000 टेस्ट कर सकती हैं। अब इससे ज़्यादा अगर टेस्ट चाहिए हमें लॉकडाउन को एंड करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर को पक्का पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत लार्ज स्केल पर टेस्टिंग कर सके। वो एक दिन में 1,20,000 टेस्ट कर सकती है, और इससे ज़्यादा अगर लॉकडाउन को हटाने के लिए टेस्टिंग चाहिए तो ऐसे में हमें जो है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या है, मटेरियल, फैसिलिटीज़ और ह्यूमन रिसोर्स, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि कॉस्ट जो है टेस्टिंग की वो ज़्यादा ना हो और उससे आइसोलेशन वगैरह की कॉस्ट से इकोनॉमिक ब्लीडिंग ना हो। तो इसलिए हमें जो है मैन पावर को फैसिलिटेट करना होगा, मैन पावर बिल्डिंग करनी होगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इकनॉमी को मोबिलाइज़ करना है, क्योंकि इकनॉमी अभी पूरी तरह से शट डाउन है। तो ऐसे में अब हमारा चैलेंज क्या है, इकनॉमी को मोबिलाइज़ करना है, और इकनॉमी को मोबिलाइज़ करने के लिए मासिव टेस्टिंग करनी होगी, और ऐसे में लाखों लोगों की टेस्टिंग हर डेली बेसिस पर करनी होगी, जिससे कि हमें जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन दोबारा इम्पोज ना करने पड़े, और रिलायबल डेटा हो हमारे पास हॉट स्पॉट्स का। तो हमें जो है हॉट स्पॉट का डेटा रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो है डिसीज़ के स्प्रेड को या साइलेंट स्प्रेड को रोक सकें। फिर ऐसे में जो है टेस्टिंग के अलावा अनइन्फेक्टेड जो पॉपुलेशन है और जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस और एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो रूटीनली एक्सपोज होते हैं वायरस से, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सपोर्ट फॉर आइसोलेशन। जो भी मान लीजिए कोई टेस्ट नोवल कोरोना वायरस से पॉजिटिव टेस्ट हो जाता है, तो अब उसे हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, बट आइसोलेशन जो है सपोर्टेड होना चाहिए। उसकी जो है उसको साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और हेल्थ केयर, तीनों तरह की असिस्टेंस हमें देनी होगी, और इसके लिए हमें जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट अगेन चाहिएगा, उनको प्री एम्प्टिव अप्रोच लेनी होगी। फिर उसके अलावा हमें लेजिस्लेशन और फाइनेंशियल इंसेंटिव देने होंगे प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि वो सपोर्टेड आइसोलेशन में गवर्नमेंट की मदद कर सकें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है मेटिकुलस करनी होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि जो साइलेंट स्प्रेडर्स हैं उनको रोका जा सके। और उनको जो है चैलेंज हमारे सामने क्या है कि असिम्प्टोमेटिक लोग हैं, मतलब बहुत सारे
लोग, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो असिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, जो साइलेंट कैरियर का काम कर रहे हैं, उनको हम तभी देख सकते हैं जब हम रैंडम टेस्टिंग करें, मतलब किसी की भी रैंडम बेसिस पर टेस्टिंग कर ली। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम साइलेंट कैरियर्स को आइडेंटिफाई करने में हमें मदद मिलेगी और इस डिजीज़ का स्प्रेड रुक पाएगा। अब स्केल ऑफ टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग का जो स्केल है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन फैसिलिटीज़, इनको जो है काफ़ी एफिशिएंट होना होगा, जिससे कि हम शुरुआती दौर में ही डिटेक्शन कर सकें और डिटेक्शन के बाद हम सर्वेलेंस अच्छे से कर सकें और रैपिड कंटेनमेंट मेजर्स को अप्लाई कर सकें, जिससे कि नया हॉटस्पॉट या क्लस्टर जनरेट ना हो। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डाइवर्स कंट्री हैं, इसीलिए कम्युनल हार्मनी को रखना बहुत ज़रूरी है और सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए टेस्टिंग में, ट्रेसिंग में, कॉन्टैक्ट सपोर्ट में, आइसोलेशन में, सबको ये इक्वल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी होगी और सबकी प्राइवेसी जो है को प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि हम डिस्प्ले कर दें सबके नंबर्स, फ़ोटोज़ कि ये पीड़ित हैं, तो क्या होता है कि फिर सोसाइटी में उन लोगों को जो है एक कहीं ना कहीं नेगलेक्ट का एक झेलनी पड़ती है, लोग उनसे कटने लगते हैं। तो ये चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए हमें प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करनी होगी लोगों की। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसके अलावा हमारी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, एथनिक जो हमारी डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें जो है टेस्टिंग की कंप्लायंस को मेंटेन करना है, ट्रेसिंग की कंप्लायंस को मेंटेन करना है, आइसोलेशन को मेंटेन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का हर वक्त हमें ख्याल रखना है, तभी हम पूरी तरह से फंक्शनल इकोनॉमी में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कि कब होंगे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और कोविड-19 का जो क्राइसिस है और कोविड-19 के क्राइसिस के बाद भी ये देखना अभी बाकी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह किसी भी पैंडेमिक के लिए ट्रांसफ़र होगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को जो है रेलेवेंट इनोवेशंस चाहिए, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में चेंजेस चाहिए, इनोवेशंस चाहिए। जैसे आपने सुना होगा वेंटिलेटर की इनोवेशन आया था, जहाँ पर एक वेंटिलेटर को यूज़ करके 4 पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो लेकर के आनी होगी और ये जो अप्रोच है ये ICMR टीम के बियॉन्ड हर एक किसी को, जो भी साइंटिफिक टेम्पर का है, जिसको भी साइंस की नॉलेज है, उसको इनोवेशंस करने होंगे, जिससे कि हम अल्टीमेटली इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। फिर PPEs की मैन्युफैक्चरिंग जो है हमें लोकल बेसिस पे करनी होगी, जिससे कि PPEs की जो डिमांड है उसको हम मीट कर सकें आने वाले फ्यूचर में। और सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। पैंडमिक या कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो ऐसे में जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं है ना, तो तब तक हमें दूसरों के सामने जो है हाथ फैलाने पड़ेंगे और इससे हमारी जो क्षमता होती है किसी भी डिज़ीज़ को या किसी भी इमरजेंसी को लड़ने में, वो रिड्यूस हो जाती है। ये हमने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी देखा। टेस्टिंग के लिए हम एंटीबॉडी किट्स के लिए हमें जो है चाइना से और साउथ कोरिया से हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। चाइना से की दो कंपनी से जो हमने रिपोर्ट की थी, ये फॉल्टी किट्स आई थी। तो इससे हमारी जो पूरा टेस्टिंग का जो लॉकडाउन 2 को खोलने वाली बात थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि टेस्टिंग जो है लार्ज स्केल पे नहीं हो पाई थी। तो अब इस पैंडमिक ने हमें एक चीज़ क्लियर कर दी है कि सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन ला करके हमने जो एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की थी, वैसे ही अब ये क्राइसिस का टाइम है और हमें एक जो है हेल्थ रिवॉल्यूशन ला करके हेल्थ सेल्फ सफिशिएंसी लानी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है और स्पेसिफिकली जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि हमने ये बार बार बहुत अच्छे से देख लिया कि प्राइवेट सेक्टर इतने ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं इस पैंडमिक की लड़ाई में। तो ऐसे में हमें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंसी और वो भी पब्लिक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो है सेल्फ सफिशिएंसी लानी पड़ेगी और इसके लिए हमें मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना होगा। गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है टेस्टिंग में, ट्रेसिंग में, आइसोलेशन में, और ये हमारा जो है तहसील से लेकर के पंचायत लेवल तक बिल्ड करना होगा, जिससे कि ये स्मूथली काम कर सके। उसके अलावा टेस्टिंग की कोडिफिकेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड जो है टेस्टिंग होनी चाहिए हर लैब में। ट्रेसिंग का एक प्रोटोकॉल हमें डेवलप करनी है, आइसोलेशन की प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए और ये यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए पूरी कंट्री में, जिससे कि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई भी गैप ना हो, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए और ये महामारी का जो फैलाव है
वो रुक सके। उसके अलावा हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेन करना होगा, हेल्थ केयर कम्युनिटी की ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि वो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म को जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर हमें नए वर्कफोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें टेस्टिंग बढ़ानी है तो हमें नए वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएंगे, टेस्टिंग कर पाएंगे, आइसोलेशन सेंटर्स को मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें नए जो लॉज हैं, अगर ज़रूरी होता है तो नए लॉज बना सकते हैं जिससे कि हम डेटा को जो भी हमने डेटा गैदर किया है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें और इस डेटा का कॉमर्शियल ना तो एक्सप्लॉयटेशन हो और ना ही इस डेटा का आइडेंटिटी थेफ्ट हो। तो ये सब देखना एक गवर्नमेंट का काम है। नई इन्फेक्शंस जो है, नई न्यू इन्फेक्शियस डिजीज़ सेंटर ये प्रपोज़ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि डेटा को मैनेज करेगा और इंडिया को पेंडेमिक रेसिलिएंट इंडिया में कन्वर्ट करेगा। इन्फेक्शियस डिजीज़ फोरकास्ट एक्टिविटीज़ ये जो है अभी टेम्परेरी मैनर में चलती हैं। तो अब हमारे यहाँ पर अगर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ सेंटर बन जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि हम सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं। उससे इस डेटा की और हमारी डिजीज़ से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और हम नॉर्मलेंसी की तरफ आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस सेंटर का जो रोल होना चाहिए वो मॉनिटरिंग का होना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट्स का होना चाहिए, क्लस्टर के कंटेनमेंट का होना चाहिए और इसको जो है इंटीग्रेट करना है डेटा गैदरिंग से और हमारे जो एफर्ट्स हैं पैंडेमिक से लड़ने के लिए उनसे। अब इसके लिए क्या है, इन सब के लिए जो हमने स्टेप्स बताए हैं इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ये इन्वेस्टमेंट इस तरह से होना चाहिए कि हम स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करें जिससे कि हम आज शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में एक पैंडेमिक रेसिलिएंट इंडिया के रूप में उभर के सामने आए, जैसे कि केरला ने किया। केरला के सामने जो है अभी कोविड से पहले निपा वायरस का एक प्रॉब्लम आई थी और निपा के लिए इन्होंने जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ बना ली, पैंडेमिक रेसिलिएंट अपने आप को बना लिया। तो हमने ये देखा कि केरला में जो डबलिंग रेट है वो 37 डेज़ से ज़्यादा का है, जबकि एवरेज इंडिया का अगर डबलिंग रेट देखें तो वो 11 डेज़ का है। और अगर आप विश्व में भी देखेंगे तो केरला का डबलिंग रेट पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी लो रहा है। तो ये हमें जो है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर हमें इस तरह के प्लान्स बनाने होंगे कि आने वाले किसी भी टाइम में कोई भी और महामारी आए, कोई भी नई महामारी आए, उससे लड़ने के लिए इंडिया के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रैटेजीज़, प्रोटोकॉल सब तैयार होनी चाहिए। साथ साथ हमारे पास जो है ट्रेंड वर्कफोर्स भी होनी चाहिए जिससे कि हम इस स्ट्रक्चर को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो ऐसे में हमें जो है वर्कफोर्स की ट्रेनिंग करनी होगी, उनको जो है ट्रांजिशनिंग करनी होगी जिससे कि वो करंट लॉकडाउन से बाहर निकल सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक प्रायोरिटी देनी होगी। रूटीन गैदरिंग करनी चाहिए हमें डेटा की इंटरनली और इससे हम क्या करेंगे, आने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ को पहले से ही स्कैन कर पाएंगे, जैसे कि ताइवान करता है। ताइवान में रूटीन जो है डेटा गैदरिंग होती है इंटरनली और इसीलिए ताइवान WHO का मेंबर ना भी होने के बावजूद ताइवान एक ऐसी कंट्री उभर के सामने आया जिसने बहुत अच्छे से इस पैंडेमिक को डील कर लिया। तो इसीलिए हमारे पास रूटीन गैदरिंग होनी चाहिए डेटा की जिससे कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर आए तो उसको हम जो है पहले ही रोक लें, उसका स्प्रेड ना होने दें। इससे अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन हम कर पाएंगे। फिर ऐसे में जो है प्रॉपर हमारे पास लेजिस्लेटिव सेटअप भी होना चाहिए जिससे कि जो डेटा हम गैदर कर रहे हैं उसका मिसयूज ना हो, उसकी क्वालिटी का उसमें क्वालिटी कंट्रोल और विजुअलाइजेशन हो सके डेटा में, डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे। करंट ट्रांजिशन या फ्यूचर पैंडेमिक रेजिलियंस केवल तब आ सकता है जब हम अलग अलग रिस्क को मतलब रिस्क सिचुएशन को अलग अलग जोन्स में डाल करके और अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएं। रिस्क देखिए हेल्थ हैज़ार्ड का फंक्शन है, जितना ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड होगा उतनी ज़्यादा कोई चीज़ रिस्की होगी। रिस्क जो है एक सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनके लिए रिस्क ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो हमारे कैजुअल वर्कर्स हैं, उनके लिए रिस्क ज़्यादा है क्योंकि उनका जो एक्सपोजर होता है हज़ार्ड के से वो ज़्यादा हो जाता है। अब कितना भी इसको एलेबोरेट कर लें या पैंडेमिक रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना भी हम एलेबोरेट कर लें, कितना भी अच्छे से डेवलप कर लें, अगर वो तहसील या पंचायत लेवल तक नहीं पहुंचता तो जो हाउस होल्ड्स हैं उनको जो है फुट सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब या तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील या पंचायत लेवल तक पहुँच जाए, अदरवाइज़ क्या है, हमें जो है कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो
जो ये चीज़ें उन लोगों तक के डोर स्टेप तक पहुंचा सकें। और इस काम को करने में NGOs जो है सबसे ज़्यादा सक्षम है। तो NGOs की भी हेल्प हम ले सकते हैं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और कोई भी डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट और NGOs के अंदर, जिससे कि कंट्री जो है पैंडेमिक रिजिलिएंट बन सके। प्राइवेट सेक्टर को कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेसन्स इस पैंडेमिक की लड़ाई से लर्न किए हैं। और सबसे बड़ा लेसन जो लर्न किया है वो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये काफ़ी अच्छे से जो है मैनेज कर सकती है बहुत सारी इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशंस को। इंडिया पूरी तरह से पैंडेमिक रिजिलिएंट नेशन तभी बनेगा जब सारे सेक्शंस, इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। और ये जो इस ट्रांजिशन का स्केल है ये छोटा होना चाहिए। इसके लिए हमें क्लोज कंसल्टेशन चाहिए गवर्नमेंट की सेंटर और स्टेट लेवल पर। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ भी क्लोज कंसल्टेशन करनी होगी, जिससे कि हम एक पैंडेमिक रेजिलिएंट नेशन बन के सामने आएँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। सो गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है द हिंदू से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा यहाँ से। ये आर्टिकल है नो रिलीफ फॉर नोवेयर पीपल। तो हमने जो है बहुत सारी ऐसे बहुत जो है मार्मिक चित्र भी देखे थे शुरू से ही मीडिया में, जब से लॉकडाउन आया है, कि किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स जो है पैदल चल कर के अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कुछ वर्कर्स जो है मर भी गए थे। जैसे एग्जाम्पल है एक लड़की का जो 12 साल की बच्ची थी और जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ मिलकर के मतलब अपनी फैमिली के साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ पैदल चली थी। तो वो छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमें मार्मिक दर्शाता है कि किस तरह से हेल्थ और मतलब किस तरह से एक माइग्रेंट वर्कर्स को मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ा है। पिछले 1 महीने में हमने ये देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स न केवल मरे हैं, उनके ऊपर कहीं कई जगह लाठी चार्जेस किया गया जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए थे। फिर उनको जो है शेल्टर्स के अंदर डाल दिया गया। वहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। कुछ जगहों पर उनके ऊपर केमिकल्स की स्प्रेइंग की गई थी। कुछ जगहों पर उनको जो है विलेजेस में एंट्री नहीं मिली। और इन सब रिपोर्ट्स ने हमारी जो कॉन्शियंस है इसको डरा दिया है। अब हम अगर माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो ना तो उनके पास कोई राइट्स हैं और ना ही उनको कोई एंटाइटलमेंट मिलता है। लेबर चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, ये कहीं के सिटीज़न नहीं होते। ये इंडिया में एक बहुत दर्द वाली बात है कि ये नोवेयर सिटीज़न होते हैं। इनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। इनको कोई प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बट खुद ये जो है वंचित रह जाते हैं। इनके पास कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। सबसे पुअर सेक्शन से आते हैं ये, और ये सोशली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स होते हैं। तो एक बार मैंने जो है शायद 11-12 में एक कविता लिखी थी और उसमें जो है इनके कहीं ना कहीं जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उसका दर्द मैंने ये दिखाया था। और उसमें मैंने कहा था कि जब सबके अंदर सेम लहू है तो फिर जब सबके अंदर रक्त सेम है तो फिर भेदभाव क्यों, और क्यों है इतनी गहरी खाई जब माना माना भाई भाई। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए 2 इंडियाज़ हैं, एक इंडिया और दूसरे इंडिया में बहुत डिफरेंस है। एक पुअर इंडिया है और एक रिच इंडिया है। एक हमारा माइग्रेंट वर्कर्स का, लेबर्स का इंडिया है जहाँ पे उनको कोई हक नहीं दिए जाते हैं, सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको, और एक दूसरा इंडिया है जहाँ पर सबको एंटाइटलमेंट्स हैं। तो इस तरह से अब पॉलिसी मेकिंग में भी ये इनविजिबल होते हैं। ये जो है चुपचाप मेहनत कश लोग होते हैं, अपना काम करते हैं और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। किसी प्रोटेस्ट में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं पॉलिसी डिस्कोर्स में ये पीछे रह जाते हैं। पॉलिसी मेकिंग में इनका कोई फेस नहीं होता, इनको देख करके पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती हैं। अभी देखिए सबसे मुश्किल वाली बात क्या है, हमें यही नहीं पता इंडिया के अंदर कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनका नंबर क्या है। और एस्टिमेट कहते हैं कि कहीं ना कहीं सर्कुलर माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब कुछ जैसे कुछ हफ्ते इन्होंने एक जगह काम किया सीज़न वाइज, फिर दूसरे सीज़न में कहीं और चले गए। तो इनके इस मूवमेंट की वजह से कोई हमें पता ही नहीं है कि कितने माइग्रेंट्स हैं, और इनका जो नंबर है वो 60 से 65 मिलियन हो सकता है। और 40% जो माइग्रेंट्स हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये काम करते हैं। तो जैसे एक जगह प्रोजेक्ट बना, यहाँ पे आए, आपने देखा ही होगा आपके आसपास जो है हाई राइज बिल्डिंग्स बनी होंगी, तो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, फिर कहीं और बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो कॉन्स्टेंटली ये मूव करते रहते हैं।
40% जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये माइग्रेंट वर्कर है, कंस्ट्रक्शन में हैं, और 15% एग्रीकल्चर में हैं। एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा जब बुवाई का सीज़न होता है, कटाई का सीज़न होता है, तब माइग्रेंट वर्कर्स आ जाते हैं, और बाद में जब लीन सीज़न होता है तब ये फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। और बाकी जो हमारे ये 55% हो गए, और बाकी हमारे जो वर्कर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और बाकी सर्विसेज में काम करते हैं। कभी कभी ये अपनी फैमिली के साथ मूव करते हैं, और इनका नंबर अगर फैमिली के साथ देखेंगे तो 100 मिलियन के आसपास है। आधे से ज़्यादा लोग इंटर स्टेट वर्कर्स होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये काम करने के लिए जाते हैं। तो इनका डेटा हमारे पास नहीं है, और ये सब इनफॉर्मल वेज इकॉनमी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। डेटा जो थोड़ा बहुत है वो नेशनल सैम्पल सर्वे और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे से आता है, और ये डेटा हमें ये बताता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में आते हैं, मतलब विलेजेस से आते हैं, पुअर रीजन से आते हैं, और पुअरेस्ट सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स ना केवल आपके देखिए पुअर सेक्शन से हैं, बल्कि वो कास्ट में भी पुअर कास्ट से आते हैं, लोअर कास्ट से आते हैं, जैसे एससीज़, एसटीज़ और ओबीसीज़। और इनमें जो है माइग्रेंट वर्कर में इनका ओवर रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, और आपके सोशल इश्यूज़ से काफ़ी रिलेटेड है कि आज भी जो है अगर आप माइग्रेंट वर्कर की बात करें तो यहाँ पे एक डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन जो है वल्नरेबल सेक्शंस का है। एसटी, एससी, ओबीसी इसमें ओवर रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा इनमें से एक बहुत बड़ा सेक्शन चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर और ट्रैफिक लेबर के रूप में भी काम करता है। स्पेसिफिकली आपने ब्रिक इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर और ट्रैफिक लेबर यहाँ पे काम करते हैं। ये यूजुअली ऐसी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं जो 3D से जो है डिफाइन की जा सकती हैं। ये एक्टिविटीज़ ना केवल गंदी होती हैं, डर्टी होती हैं, ये काफ़ी डेंजरस भी होती हैं और डिफ़िकल्ट भी होती हैं। और चौथा जो आप देखें तो इनको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। 70% जो माइग्रेंट्स हैं ये या तो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं, और यूजुअली ये जो है आपके नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में काम करते हैं। इनके इंडस्ट्रीज़ और एम्प्लॉयर्स पहली बार जो है इस बार देख रहे हैं कि अब जो है वो परेशान हो रहे हैं कि जब इकोनॉमी खुलेगी, अब माइग्रेंट वापस चले गए हैं तो हम अपना रिवाइवल नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार जो है इनकी इम्पॉर्टेंस इनके एम्प्लॉयर्स की समझ में आ रही है। लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने एकदम से इम्पोज़ कर दिया, उसने ये एक्सपोज़ किया कि कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट लाइन है इंडियन लेबर मार्केट में। और यहाँ पे हमें पता चला, इस लॉकडाउन से ही हमें पता चला एक्चुअली कि इंडिया का जो लेबर मार्केट है वो कितना ज़्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रिलेशन पे काम करता है। और हमें ये भी पता चला कि 81% जो वेज वर्कर्स हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके एम्प्लॉयर के साथ, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, और उनको इवन अपने फाइनल एम्प्लॉयर का नाम तक नहीं पता, क्योंकि इनकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। कॉन्ट्रैक्टर जो है फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को देता है, फिर वो जो है फाइनल एम्प्लॉयर के पास ये काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका फाइनल एम्प्लॉयर कौन है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर को ही जानते हैं। फिर IHDS का जो सर्वे है हमने देखा था, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, ये बताता है कि आधे से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए जाते हैं। इसीलिए इनकी जो कंडीशन है ये शो करती है कि हमने लेबर लेजिस्लेशंस को कितनी पुअरली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम इंटरस्टेट माइग्रेंट्स की बात करें तो उस एरिया में देखिए लेबर लेजिस्लेशन में साफ साफ है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी अगर कोई कंपनी जो है हायर करती है एम्प्लॉयर को, तो अल्टीमेटली जो फाइनल एम्प्लॉय को अगर हायर करती है तो अल्टीमेटली जो फाइनल एम्प्लॉयर है न केवल वो रिस्पॉन्सिबल होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा उनके वेजेस और टर्म्स ऑफ कंडीशन के लिए। पर ऐसा होता नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जब हम हायर करते हैं लोगों को तो वहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको तुरंत एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ें एक कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन्स को एक्सपोज करती हैं। गवर्नमेंट का जो एकदम अनाउंसमेंट था रिलीफ पैकेज का 26 मार्च को जो किया गया था, उसमें सभी सेक्शंस का जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको एड्रेस किया गया। फिर भी ये इनविजिबल के बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, इनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया था और सोशल सिक्योरिटी नेट कवर इनके लिए अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए माइग्रेंट वर्कर्स को कोई सेफ्टी नहीं मिली थी। क्रूशली गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है
एम्प्लॉयर के ऊपर डाल दिया था, और एम्प्लॉयर की बात करें तो वो खुद ही लॉकडाउन से काफ़ी हिट हुए हैं, तो उनके पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प कर सकें। तो ऐसे में क्या हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अपने घरों की तरफ चल पड़े। अब जब वो घरों की तरफ चल पड़े तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हुए उनको जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया था और उनके मूवमेंट को रोक दिया। जैसे ही जो भी लोग सड़कों पे थे उनको जो है क्वारंटाइन कम शेल्टर्स में डाल दिया गया, और लोग जो भी मूव करते हुए गवर्नमेंट की नज़रों में आ रहे थे उन सबको जो है पकड़ के सेंटर्स में डाल दिया गया था। अब उसके बाद गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कॉल भी किया था, और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो है कोविड-19 का खतरा है इन लोगों के मूवमेंट से, इसीलिए इनको जो है शेल्टर्स में डाला जा रहा है। फिर अप्रैल के पहले वीक के बाद गवर्नमेंट ने ये बताया था कि 6.3 लाख वर्कर्स अलग अलग शेल्टर्स में हैं, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ये लोग अभी हैं, और 4.5 लाख वर्कर्स, मतलब जो गवर्नमेंट शेल्टर्स में 6.5 लाख थे, और 4.5 लाख वर्कर्स जो है एनजीओ के शेल्टर्स में और बाकी शेल्टर्स में थे। तो टोटल हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 10 लाख जो वर्कर्स थे उनको गवर्नमेंट के से फूड असिस्टेंस नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज से मिल रही है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 10 लाख जो है वर्कर्स की संख्या आती है, और 5-6 लाख वर्कर्स ऑलरेडी अपने सोर्स स्टेट्स में पहुंच चुके थे। तो बहुत ज़्यादा आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट 15 से 16 लाख जो है माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या निकल के सामने आती है। बट ग्राउंड पे ये जो डेटा है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स जो हैं उनकी संख्या 25 लाख के आसपास होगी, और उसके अलावा ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास जो वर्कर्स हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और मूवमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, और 20 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो अभी भी स्ट्रैंडेड हैं वर्क साइट पे, या फिर छोटी छोटी चॉल्स वगैरह में रह रहे हैं। अब बर्डन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बर्डन है उसको शिफ्ट कर दिया। पहले जो है इन्होंने शिफ्ट कर दिया था स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि स्टेट्स को बोला गया था आप जो है शेल्टर्स का चालू कीजिए वर्कर्स के लिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जहां पे बर्डन थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो बर्डन है वो एम्प्लॉयर के ऊपर शिफ्ट किया गया था कि आप इनको देखेंगे। फाइनली 29 अप्रैल के आसपास गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जहाँ पर ये कहा गया कि लेबर्स को मूव करा सकते हैं, और पर ये मूवमेंट केवल बसेस से होगा। तो 1 मई को फिर बाद में रेलवेज़ को भी परमिशन दे दी गई थी कि स्पेशल ट्रेन चलाएं माइग्रेंट्स के लिए। जो स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस है, माइग्रेंट्स के लिए ये ट्रेन चलाई गई हैं, जिससे कि जो बहुत दूर के स्टेट्स हैं वहाँ से माइग्रेंट का जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट किया जा सके। अब ऐसे में रिसीविंग स्टेट्स को ये कहा गया है कि वो क्वारंटाइनिंग फैसिलिटी देखेंगे और इनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे एटलीस्ट 14 डेज़ के लिए। अब ये जो रिसीविंग स्टेट हैं ये खुद ही गरीब हैं और इनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो ऑलरेडी बहुत लेस है। ऐसे में इनकी जो फ्लाइट है अभी इनको फिर भी रिलीफ मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए अब क्या होना चाहिए कि सेंटर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए इनके स्टेट्स के साथ, और इनका जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है इसका क्विक मूवमेंट कराना चाहिए और एडिक्वेट रिसोर्सेज देने चाहिए, ना केवल ट्रांसपोर्टेशन के बल्कि वेजेस और फूड रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी इन वर्कर्स की जो है प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि इन वर्कर्स को न केवल जॉब का लॉस हुआ है, इनकम का लॉस हुआ है, बल्कि इनको जो है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लॉस भी हुआ है। तो फाइट पैंडमिक के खिलाफ केवल तभी हो सकती है जब हमारी जो है एक इंक्लूसिव सोसाइटी हो, इक्विटेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी हो। इंडिया को अब एक यूनिफाइड लेबर मार्केट की ज़रूरत है और यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जिससे कि सभी की सिक्योरिटी, सेफ्टी और डिग्निटी जो है मेंटेन की जा सके। पैंडमिक्स आर्टिफिशियल वॉल्स को नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि लिविंग स्पेस कौन सी है और वर्क स्पेस कौन सी है। इसीलिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं ये और हेल्थ सिक्योरिटी है, ये सभी को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। करंट पॉलिसी रिस्पांस में कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स जो है पीछे रह गए थे और शॉर्ट साइटेड ये फ्रेमवर्क था जहाँ पे एक आइडिया जो है 2 इंडियाज़ का रीइंफोर्स हुआ, और ये पॉलिसी मेकर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स को दर्शाता है कि किस तरह से पॉलिसी मेकर्स जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, या तो पॉलिसी मेकर्स को उनके बारे में जानकारी ही नहीं है, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते, या फिर वो हमेशा एक 2 इंडिया वाली जो बात है उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो अपने एक इंडिया का हिस्सा हैं और वो भारत को यूजुअली भूल जाते हैं, और ये जो खाई है, ये जो गैप है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अपना। स्लो रिलीज
और यहाँ पे ये आर्ग्यू किया गया है इस एडिटोरियल में कि जो लॉकडाउन है उसका जो लेस विग्रस लॉकडाउन है, मतलब थोड़े से रिलैक्सेशन दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 के साथ जो है जंग हम जीत गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमेशा जो है लाइफ और लाइवलीहुड, मतलब ज़िंदगी की रक्षा करना और रोजी रोटी की रक्षा करना, दोनों का एक दायित्व, दोनों के ऊपर एक दायित्व होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ जान बचा ली और अगर लोगों की लाइवलीहुड चली गई तो लोग कमा के खाएंगे क्या, उस जान का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्शन कम किए गए हैं एक्टिविटी पे, और जो कंटेजियस वायरस है ये पूरी तरह डिसअपियर नहीं हुआ है। इसीलिए अब जो आगे वाले वीक्स होंगे काफ़ी चैलेंजिंग होंगे स्टेट्स के लिए। स्टेट्स को ये इंश्योर करना होगा कि अभी तक जो गेन्स लिए हमने पिछले 40-50 दिन में, ये जो है मतलब रिलेटिवली हमारी डेथ कम थी और कैप था नए केसेस पे, ये रिवर्स ना हो। स्पेसिफिकली रातों रात ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में रिवर्सल ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि ग्रीन जोन अचानक से देखा तो रेड बन गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मलिटी जो है काफ़ी हद तक रिस्टोर करने की ज़रूरत है कंटेनमेंट जोन्स के अलावा। केरला ने ऑलरेडी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही है केरला पैंडेमिक को टेम करने में, और बहुत जो कम कर्व्स हैं इसने ग्रीन जोन्स में लगाए हुए हैं। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो है सिविक कोऑपरेशन भी होगा, उसके अलावा लोगों की जो जीविका है वो भी कंजर्व रहेगी, सेफ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है जब भी हम रेस्ट्रिक्शंस को लूज़ कर रहे हैं तब बहुत जो है कोऑर्डिनेशन चाहिए सभी एजेंसीज़ का एक साथ, और होम मिनिस्ट्री को भी सिविक कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब अभी फ़िलहाल ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, सभी जोन्स में इन एयर इंटरस्टेट ट्रैवल, रेलवे इंटरस्टेट ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब बंद है। और मास गैदरिंग, एंटरटेनमेंट वेन्यूज़, ये जो बहुत बड़े सोर्स होते हैं क्राउडिंग का, ये चीज़ें भी बंद हैं। रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी प्राइवेट व्हीकल्स पर भी और टैक्सी कैब्स पर भी, पर प्रोटोकॉल्स जो है लोगों के लिए अलाउड हैं और कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एडेरेंस करनी होगी अगर हमें सक्सेसफुल होना है। तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको स्ट्रिक्टली हमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। अब अगर हम क्लिनिक्स की बात करें तो एक चीज़ जो अलाउ करनी है वो ये है कि आउट पेशेंट क्लिनिक्स जो होते हैं, ओपीडी जो होते हैं, वो रीओपन हो जाने चाहिए और परमिशन दी जानी चाहिए प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को और बाकी टेक्नीशियंस को कि वो अपने सेफगार्ड्स के साथ काम कर सकें। रिलैक्सेशन ये भी देना है कि स्टेट्स को देना चाहिए, मतलब सेंटर के द्वारा स्टेट्स को रिलैक्सेशन देना चाहिए कि स्टेट्स अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है और कम्युनिकेट करना है सिटीजन्स से क्लियरली। अगर मेडिकल रेमेडीज़ नहीं आती हैं तब तक जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि हम प्रिकॉशन लें। अब इसके लिए जो है फेस मास्क, जो कि अभी मैंडेटरी हैं, उनको यूज़ करना है। हैंड वॉशिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग, ये हर वक्त हमें याद रखनी है और इनको यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिकॉशन के रूप में यूज़ करना है। इस तरह के मेजर्स को अगर हमने इंडिया के अंदर अप्लाई कर लिया तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ करने के बावजूद हम थोड़ा सा बेनिफिट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का ले पाएंगे। अभी देखिए बहुत 1 महीने से ज़्यादा लगा है जब माइग्रेंट वर्कर अपने घर गए हैं। ऐसे में डिसेंट कंडीशंस जो है वर्कर की देना और एजुकेशन देना उनके बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टेट को जो है अराइवल के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे वर्कर्स इंट्रा कंट्री जो है वर्कर का मूवमेंट हो रहा है। आने वाले टाइम में हम इंटर कंट्री भी देखेंगे। हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो गल्फ़ एरियाज़ में हैं, वेस्ट एशिया में हैं और बाकी जगह पर हैं, वो वापस इंडिया आना चाहते हैं। तो ऐसे में इंडिया के अंदर प्रिपरेशन करके रखनी होगी कि वो लोग आएंगे तो उनको कहाँ क्वारंटाइनिंग की जाएगी, कहाँ पे उनको जो है एक इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कहाँ पे उनके लिए जो है माहौल बनाया जाएगा कि वो इंडिया के अंदर आकर के अब काम कर सकें। तो ये चीज़ें करनी काफ़ी ज़रूरी हैं। एक सही मूवमेंट अभी क्या है कि इंडिया की जो इमेज है काफ़ी ख़राब हुई है, उसलिए हमारे जो पेमेंट्स हैं, कॉमन वॉशरूम्स वगैरह हैं, वो ख़राब हुए हैं। लोकेलिटीज़ काफ़ी क्राउडेड हैं, इसीलिए जो डिस्टेंसिंग है वो मुश्किल हो जाती है। तो अभी हमारे पास सही वक्त है कि हम रिपेयर कर सकें इस इमेज को। पब्लिक को जो भी बोला गया है वो उसको पूरी तरह से उसका पालन किया जाना चाहिए और ये कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के दिमाग
दिमाग में कि ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रीस्टार्ट हो सके। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो चुका है या आप अपनी प्रिकॉशंस को बंद कर सकें। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है नो कंफर्ट इन नंबर्स। तो वेस्ट बंगाल के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। वेस्ट बंगाल ने पहला केस जो है मिड मार्च में रिपोर्ट किया था और उसके बाद अभी जो टोटल केसेस वहाँ पे हैं 922 हो चुके हैं। 48 डेथ्स जो है स्टेट में हैं और स्टेट ने जो है कोमॉर्बिडिटीज़ को नहीं काउंट किया है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब डेथ किसी, मान लीजिए किसी को कोई और कॉम्प्लिकेशन है, मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको अगर कोविड हो गया तो डायबिटीज़ या कोविड की वजह से मरने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो स्टेट ने 922 केस देखे हैं बट 72 उन कोमॉर्बिड केसेस को काउंट नहीं किया था वेस्ट बंगाल में। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है नंबर्स को हाइड कर रहा है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये चौथा सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है और ये चौथा ही है जो नंबर में भी डिपेंड करता है, मतलब जितने लोग टेस्ट हुए हैं उसमें चौथे नंबर पर है। नेशनल लेवल पर 721 टेस्ट हुए हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन के, पर वेस्ट बंगाल में सिर्फ 212 टेस्ट हुए हैं 1 मिलियन पॉपुलेशन के। उसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर रिलक्टेंस है कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ा सकें, डेथ को एक्नॉलेज कर सकें, अगर कोई डेथ कोविड की वजह से हुई है तो उसको एक्नॉलेज कर सकें। और इनिशियली इन्होंने जो है प्रोएक्टिव स्टैंड लिया था काफ़ी सारी चीज़ों पर कोविड से टैकल करने के लिए, बट बाद में जो है मोमेंटम लूज़ होती हुई वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट नज़र आई है। शुरुआत में इन्होंने जो है अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था और साथ साथ सोशल मीडिया पे ये भी दिखाया था कि कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बट इसी चीज़ को ऑफिशियल सर्कल्स में नहीं यूज़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है वो भी रिड्यूस्ड है। तो ऐसे में ये एक बहुत डिलूज जैसी सिचुएशन बन गई है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रलय जैसी सिचुएशन बन गई है वेस्ट बंगाल में। और इसी वजह से जो वायरस का क्या एक्सटेंट है बंगाल के अंदर ये फाइंड करना थोड़ा सा सेंट्रल टीम को भी मुश्किल हो रहा है। बट अगर फैटलिटी रेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी हाई फैटलिटी रेट है, 13% के आसपास जो है लोग मर जा रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया में सिर्फ ये 3% के पास है। तो इतना ज़्यादा जो रेट है ये दिखाता है कि बहुत कम सर्वेलेंस की जा रही है और बहुत कम जो है केसेस को ढूंढ करके उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश वेस्ट बंगाल के द्वारा की जा रही है। सर्वेलेंस अच्छा है टेस्टिंग के लिए और के लिए अच्छा है, उससे क्या होता है कि हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ा पाते हैं। महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान और इवन साउथ कोरिया, इन सभी ने जो है काफ़ी तेज़ी से टेस्टिंग करी थी और टेस्टिंग के बाद इन्होंने शो किया कि किस तरह से टेस्टिंग के बाद हम केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमें जो है वेस्ट बंगाल को भी देखना है कि उसको अगर वो इंडिया के बाहर ना जाना चाहे तो इंडिया के अंदर भी लेसन्स वो लर्न कर सकती है केरला से या महाराष्ट्र से। और एक्चुअल नंबर्स को छुपा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी और वायरस का जो स्प्रेड है वो अनचेक्ड चलता रहेगा। किसी ना किसी पॉइंट पे पुअर सर्वेलेंस और टेस्टिंग में डिले की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम जो है चरमरा जाएगा और बहुत ज़्यादा डेथ्स होने लगेंगी। कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए गवर्नमेंट जो है कोई भी उसको प्राउड नहीं फील होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे जो बेहतर चीज़ ये है वेस्ट बंगाल के लिए वो यही है कि वो एक तो पहली चीज़ तो टेस्टिंग तेज करे, दूसरी चीज़ जो कम्युनिकेशन है वो एक्चुअल कम्युनिकेशन करके लोगों तक जो फिगर्स है वो सही सही पहुंचाए। फर्जिंग अप से आपकी इमेज बेहतर हो सकती है, बट अल्टीमेटली आप जो है इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे कि आप भी कोविड के साथ लड़ाई कहीं बेहतर रूप से लड़ सकें। और आज का नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखना है वो है इंडियाज़ डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम नीड्स अ रिबूट। तो हमें देखना है कि हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें क्या क्या कमियां हैं और हमें कहां कहां पे वो कमियां सुधार करके दोबारा सर्वेलेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जीएस पेपर 3 से बिलोंग करता है और ये लास्ट आर्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एक मीडिया ब्रीफिंग हुई थी जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने कोविड के केसेस के लिए ये कहा था कि जो डेथ्स हो रही हैं ऑलमोस्ट 75.3% डेथ 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए की हो रही है और 83% डेथ जो है उन लोगों की है जो किसी और डिजीज़ से बैटल कर रहे थे,
जैसे कि उनके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन थी, फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट डिजीज़ है या फिर किडनी फेलियर है, तो उनकी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर हमारी कोई कोमॉर्बिडिटी होती है तो स्पेसिफ़िकली हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है अगर हमने कोविड को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो। डिज़ीज़ उन लोगों के लिए काफ़ी लीथल है जिन्होंने जो है अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है और जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं आई है। इम्यूनिटी के लैक होने की वजह से बहुत तेज़ी से हमारे जो डिज़ीज़ का बर्डन है वो फैलता है। अब डिज़ीज़ की वॉच का इश्यू क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डिज़ीज़ के सर्वेलेंस में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि डिज़ीज़ को कॉम्बैट करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वहाँ पे जो है सर्वेलेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास ये एडवांटेज नहीं है। उसके बावजूद भी इंडिया ने एक बेहतर इसलिए किया है, डेथ के रेट इसलिए कम है क्योंकि इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ तो डेथ रेट्स हुए हैं वो कम रिपोर्ट किए गए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे अभी भी बहुत सारे बच्चे और यंग एडल्ट्स एक पुअर हेल्थ कंडीशन में रहते हैं परमानेंटली, इसीलिए उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव करने का दायित्व हम लोगों को उठाना चाहिए, हम लोग मतलब गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे पुअर लोग हैं जो बहुत सारी डिजीज़ से सफ़र करते हैं बट उनके पास ना तो पब्लिक हॉस्पिटल एक्सेसिबल हैं क्योंकि बहुत लॉकडाउन चल रहा है तो पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बंद हैं। रूटीन फंक्शनिंग जो है नहीं हो पा रही है ओपीडीज़ की, और इसीलिए लोगों को जो सर्विसेज हैं वो नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। अगर हम टेली मेडिसिन की बात करें तो कल के हमने डिस्कशन में ये देखा था कि टेली मेडिसिन काफ़ी कम उसका पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर। टेली मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वीमेन के लिए ओनली 29% जो है टेली मेडिसिन की सुविधा या टेलीफोनी की सुविधा अवेलेबल है। तो ऐसे में जो रूटीन चेकअप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक करेंगे। फीमेल लिटरेसी रेट कम होने की वजह से फीमेल्स टेक्नोलॉजी का साथ ले करके नहीं काम आगे कर पाएंगी, तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है जिसको हैंडल करना अर्जेंटली ज़रूरी है। पेशेंट्स ने ये भी कंप्लेन की है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल हेडेडनेस जो है दिखाई गई है, दृश्यता दिखाई गई है प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा। और स्पेसिफिकली जो भी लोग लेबर रूम्स में जा रहे हैं या टीवी वार्ड्स में जा रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया है कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ हॉस्पिटल्स स्टाफ के द्वारा। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में ये क्लियर है कि हमारे जो हेल्थ आउटकम्स होंगे वो बहुत पुअर होने वाले हैं आने वाली टाइम में, और इससे जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है वो और ज़्यादा चरमरा जाएगी। अगर हम इस इशू को और क्लोजली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि 2 फेलियर्स हैं हमारे डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम का। पहला फेलियर ये है कि बहुत बड़े नंबर में जो इन्फेक्टेड पुअर और मार्जिनलाइज लोग हैं उनके पास ना तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ना ही वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के पास जा कर के प्रूवन मेडिकल सर्टिफाइड एग्जामिनर से जो है अपना पर्चा लेकर के दवाइयाँ खरीद सकें। और उसके अलावा अगर ये चीज़ें अवेलेबल हो भी जाएं तब भी प्रॉब्लम्स रहेंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिया में ब्लड की टेस्टिंग, सीरम की टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग नहीं की जाती हैं। अगर किसी को कोई, मान लीजिए किसी को कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको एक कॉमन दवा दे दी जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बंदा ठीक हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि सोसाइटी में यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको कोई वायरस है, कोई प्री एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेटरी सिस्टम है, तो आप उसको यूज़ करके वायरस को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उसका प्रॉपर स्ट्रेन, सब ग्रुप, इन सब के बारे में स्टडी कीजिए जिससे कि आप एक एप्रोप्रिएट वैक्सीन या मेडिसिन प्रिपेयर करके एडमिनिस्टर कर सकें उस डिजीज़ से लड़ने के लिए। दूसरी समस्या है कि बहुत सारे जो एपिडेमिक्स हैं हमारे, वो साइलेंट एपिडेमिक्स के रूप में फेमस हुए हैं। तो साइलेंट एपिडेमिक का मतलब ये है कि ऐसे एपिडेमिक जो हैं तो सही बट बहुत उनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, उनके बारे में ज़्यादा कोई भी स्टडी नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI, इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI, एक्यूट अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर,
फीवर ऑफ अननोन, ये 4 जो मुख्य हैं, जहाँ पे ये 4 जो है डिजीज़ हैं जिनकी स्टडी ठीक से नहीं की गई है, सर्वेलेंस ठीक से नहीं किया गया है, और इसीलिए हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं है इन सारे कंडीशंस के लिए। बट एक चीज़ क्लियर है इस आर्टिकल में, जो साफ साफ चीज़ें कोट की गई हैं, वो ये है कि एक बच्चों के लिए एक सर्वे हुआ था, वहाँ पे ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 3.4 करोड़ बच्चे वर्ल्ड वाइड इस डिज़ीज़ से ग्रसित होते हैं, जिसका नाम है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को ये अफेक्ट करता है। और शॉकिंगली बात ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में यहाँ पे जो शेयर है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ के बच्चों पे फ़र्क ज़्यादा पड़ता है इन सब डिजीज़ का। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इसीलिए बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो जाएगी। नॉर्मल टाइम्स में भी हॉस्पिटल बेड्स आसानी से मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि हम डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करके जल्दी से उसके सारे स्ट्रेन को स्टडी करके उसके खिलाफ वैक्सीन का डिज़ाइन कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन अगर हो भी जाता है किसी कंटेजियस डिजीज़ का, तो उसके बाद जो है ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी जनरल पब्लिक से नेसेसरी ना तो रिएक्शन मिलता है, ना ही कोई प्रशंसा जो है इस बारे में मिलती है। टीबी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी पर्सन जिसको एक पर्सन को जो है ये मानना है हेल्थ एक्सपर्ट्स का कि 10 सेकंड में एक पर्सन टीबी से ग्रसित होता है, और इंडिया के अंदर 1400 के आसपास लोग रोज़ हर साल टीबी की वजह से मरते हैं। तो ऐसे में टीबी की जो R0 वैल्यू है, मतलब बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है, और फैटेलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है कोविड-19 के कंपैरिजन में। बट कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया एक प्रो रिच स्टैंड लेकर के चलता है। अभी उसने प्रो पुअर कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, और ये पॉलिसी की जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको यूज़ करके एक बेटर जो है रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनानी हमें ज़रूरी है। डिजीज़ेस देखिए सेलेक्टिव होती हैं डिस्कवरी में, बट उनकी प्रोपेंसिटी जो है सेम होती है। सभी जो एपिडेमिक हैं वो साइंटिफिक कम्युनिटी को एक साथ लेकर के आए हैं, और ये कम्युनिटी जो है अपनी अपनी लैब्स में टेस्टिंग कर रही हैं अलग अलग वैक्सीन्स का, जिससे कि एक इफ़ेक्टिव क्योर जो है इस डिज़ीज़ का देखा जा सके। डेथ क्लियरली हम लोग एक स्क्यूड रिलेशनशिप में हैं, और इसीलिए हमारी जो हमें जो है नेचर को देखना होगा क्लोजली, और वहाँ से लर्न करना होगा बहुत सारी हमारी कंडीशंस के बारे में, हेल्थ कंडीशंस के बारे में, और मेंटल पीस के बारे में भी। अगर आप एक शांत जगह में बैठते हैं तो आपको जो है शांति का अनुभव होगा। इसी तरह से डिज़ीज़ की अगर बात करें तो अगर हम इन चीज़ों को कन्फ्रंट कर लेते हैं तो हमें शांति का अनुभव होगा। तो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं, इनका जो है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है नॉर्मल लाइफ पे, और इम्पेरेटिव ये होगा कि हम कंपैरेटिव स्टडी ना करके अपनी राइट और अर्जेंट जो है मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि सारा जो एक प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।